हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर उपस्थित हुए हैं घटना चक्र में हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण। और हम आपको डेली 2 टॉपिक देते हैं करंट अफेयर्स, जो आपको पीटी 2023 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें है आज आपका पहला टॉपिक है कि नामीबिया से जो चीते मंगाए गए हैं वो कहाँ रखे गए हैं। प्लस सेकंड आपका टॉपिक्स है कि 100 महिलाओं की एक सूची निकाली जाती है फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा, तो उसमें इंडिया की कौन कौन सी महिलाएं हैं जो शामिल हैं। आइए अपना टॉपिक देखते हैं। आज धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया जा रहा है। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास का लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें कब तक प्राप्त करना है, 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने हैं। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? 2012 में Rio+20 सम्मेलन में अपनाया गया था। ध्यातव्य है कि 17 धारणीय विकास लक्ष्य जो 17 जो है SDG डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा गरीबी, सेकंड है भूखमरी। आप ऐसे याद करिए, गरीबी, भूखमरी, फिर हमारा स्वास्थ्य से संबंधित आ जाएगा। फोर्थ है हमारा शिक्षा, और फिफ्थ है लैंगिक समानता, या इसी को हम महिला सशक्तिकरण के बारे में देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण पे कितना जोर दिया जा रहा है। 6 है हमारा जल और स्वच्छता। इसमें इंदौर की मतलब इंदौर फर्स्ट नंबर पे है स्वच्छता की श्रेणी में। ये भी एक करंट अफेयर्स है जिसको आप देख सकते हैं, लगातार 6ठी बार इंदौर जो है स्वच्छता की श्रेणी में फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और 7 है ऊर्जा से संबंधित टॉपिक है। और 8 में क्या कर रहा है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास की बात कर रहा है। 9 में उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास है। 10 में है असमानताओं में कमी। 11 है संवहनी शहरी और सामुदायिक विकास, जिम्मेदारी के साथ साथ उपभोग और उत्पादन करना। जलवायु कार्यवाही, जलवायु पे बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे COP15 अभी हुआ। जलीय जीवों की सुरक्षा करना, स्थलीय जीवों की सुरक्षा करना, मतलब स्थलीय जीवों की सुरक्षा करना। शांति, 16 है हमारा शांति, न्याय, सशक्त संस्थाएं, कुछ संस्थाएं बनाना जिसके तहत हम ये शांति और न्याय संबंधित चीज़ें कर सकें। 17 है लक्ष्यों के लिए भागीदारी करना। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का निर्धारण किया है, जिन्हें कब तक प्राप्त करना है, 2030 तक। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कौन सी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। इसका निर्माण किया गया है। यह सूचकांक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति तथा पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर की जाती है। वर्ष 2021 में इस सूची में भारत किस स्थान पे था, 120वें स्थान पर था। और 2022 की जो इंडेक्स आया है उसमें भारत का स्थान 121वां है। और 2022 में जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या है, फिनलैंड फर्स्ट पे है, स्वीडन सेकंड पे है और डेनमार्क थर्ड पे है। तो सेम पोजीशन 2022 में भी आई है। और इंडिया की कितनी है, 121, जबकि 2021 में कितना था, 120। ये याद रखिएगा। और रिपोर्ट ये आप जरा देख लीजिएगा, 2022 की लेटेस्ट रिपोर्ट। आइए अब इसको देखते हैं। एक सेकेंड। धारणीय विकास के कई आयामों में धारणीय कृषि एक पहलू है। मतलब कई सारे आयाम है, उसमें एक धारणीय कृषि भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर को भी एक पहलू बनाया गया है। ध्यातव्य है कि 2003 में
यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। धारणीय कृषि का अर्थ है, धारणीय कृषि के क्या अर्थ है? पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। यह धारणीय कृषि का मतलब है। वर्तमान में भारत की लगभग 55% जनसंख्या कृषि से संबंधित है, मतलब कृषि पर ही आधारित है। ध्यातव्य है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता जो है महसूस की जा रही है। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों और उर्वरकों या जहरीले कीटनाशकों का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है, जिससे क्या हो सके, पैदावार बढ़ाई जा सके। परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन, मृदा की गुणवत्ता, उसकी उर्वरता को व्यापक क्षति पहुंच रही। ज़्यादा रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने से क्या हो रहा है कि मृदा की गुणवत्ता घट रही है और उसकी उर्वरता भी घट रही है। सिर्फ हम उर्वरक या रासायनिक खादों के बल पे उसकी उपज कब तक बढ़ाएंगे? इससे मानव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। अगर रासायनिक चीज़ें हम खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे तो ऑब्वियस है कि दुष्प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत या धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस हेतु जैविक खाद का प्रयोग यानी बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना का एक भाग है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां भी प्रकट हो रही हैं। उल्लेखनीय क्लब ऑफ रोम के वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। यह संस्था शोध, वाद विवाद, सम्मेलन इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को क्या करती, उपलब्ध कराती रहती है समय समय पर। वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया है। नीति आयोग क्या कर रहा है कि सतत विकास भारत सूचकांक जारी कर रहा है। इस सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल का जो स्कोर था वो शीर्ष स्थान पर था। और इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु का संयुक्त स्कोर कितना था? 74 था। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, इन सभी का संयुक्त स्कोर 72 था। तो ये आप लेटेस्ट रिपोर्ट देख लीजिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ये 21 का है, आपको देखना 2022 की रिपोर्ट देखनी जो नीति आयोग ने जारी की है। नीति आयोग ने भी जारी की है, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भी आया है, उसकी भी रिपोर्ट देख लीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जारी करती हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने जारी किया, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है। सेकंड है ऑप्शन, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो इसका आंसर है बी, केवल दूसरा ही सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि धारणीय विकास लक्ष्य कब जारी हुआ था? रियो 20 सम्मेलन में जारी हुआ था, जो 2012 में आयोजित किया गया था ब्राजील में। धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सर्वप्रथम 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए थे, जिन्हें कब तक प्राप्त करना था? 2030 तक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक है, जबकि आपको लेटेस्ट है, आपको पढ़ना चाहिए, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी 1920 का आंकड़ा है, आपको 22 का आंकड़ा देखना है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के बारे, जबकि आपको देखना है सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2022 जो कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखते हैं। धारणिक कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण रहे या बनी रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हमने यही पढ़ा है, धारणिक कृषि का मतलब क्या होगा कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता जो है वो बनी रहे। हमारा नया चैप्टर आ गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो समिट। आइए इसको देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता जो है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए सभी जो देश हैं वो इकट्ठा हुए थे, कहाँ पे? ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी इसमें। इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का एक संकल्प पारित किया गया था, जो 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे हम अर्थ समिट भी कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। रियो समिट में क्या किया गया था? वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी। यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा क्या करता है? 18 संस्थाएं इसके साथ मिलकर काम करती हैं, जो 183 देशों में पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां चल रही हैं उसके साथ जो भी कमी होती है उसको ये पूरा करने में सहायता करती है। आगे देखते हैं। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों स्थलीय व जलीय को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। यह इन देशों को उनके नेशनल एडॉप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन की तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2001 में COP7 की बैठक कहाँ हुई थी? मराकेश में। इस बैठक में प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की स्थापना की गई थी। यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। यह जो समिट बुलाई गई थी यह क्या करती है? जो विकासशील देश हैं जिनके पास तकनीकी नहीं है उनको क्या करते हैं? तकनीकी प्लस कुछ वित्त मुहैया कराते हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एवं विश्व बैंक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब इसमें कौन कौन सी संस्था? टोटल 18 संस्थाएं हैं जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। मेन कौन सी हैं? जैसे UNDP है, UNEP है, विश्व बैंक है। ठीक है। वर्तमान में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कार्लोस मैनुअल रोड्रिग्जो हैं। अब इस टाइम कौन है? ये आपका काम है सर्च करने का। यही है कि चेंज हो चुकी हैं। GEF या ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के संस्थागत ढांचा इस प्रकार है। आप इसको एक बार देख लीजिए। कि इसमें कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं।
आगे देखते हैं। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉक अभिसमय एवं पारा पर मिनीमाता अभिसमय इत्यादि के वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। मतलब इन सभी संस्थाओं को ये क्या करता है, वित्त मुहैया कराता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय नई संस्थाओं, नई अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रियो डी जेनेरियो में जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो किस नाम से हुआ था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यह था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक सेकंड, ये अब आया पूरा। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कथन ए सही है। GEF क्या करता है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा या ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय या CBD, UNFCCC प्लस UNCCD के इत्यादि के लिए क्या करता है, वित्तीय मुहैया कराता है या वित्त प्रदान करता है। अब हमारा आ गया एजेंडा 21, ये न्यू चैप्टर है।